कटोरिया विधानसभा की क्या खासियत है, कटोरिया विधानसभा में किसने बाजी मारी, कब कब बाजी मारी, कौन से समीकरण काम करते हैं, इसकी पड़ताल करेंगे। फिलहाल तो ये आरक्षित सीट है और बीजेपी यहां पर कब्जा किया हुआ है। तो क्या इस सीट का मिजाज ऐसा है कि यहां पर कमल खिलते रहे हैं या फिर उलटफेर होता रहा है? रंजन जी, अगर कटोरिया को आप स्कैन करते हैं तो कटोरिया की कहानी क्या कहती है? देखिए, जब आप कटोरिया विधानसभा सीट को देखती हैं तो दिखता है कि कटोरिया का जो बड़ा हिस्सा है वो झारखंड से सटा हुआ आपको दिखेगा, खास करके दुमका और देवघर से जो है ये सटा हुआ दिखेगा। और जब सावन में आप देवघर जाते हैं सुल्तानगंज होते हुए तो कटोरिया भी जो है मिलता है, यहाँ पर एक विश्राम स्थल भी है। तो यहाँ पर जो है इन चीजों का प्रभाव चुनाव में भी दिखता है। वैसे अगर आप कटोरिया की बात कीजिए तो यहाँ का जो इक्वेशन है, जो MY का जो समीकरण बनता है वो आरजेडी को मजबूत दिखाता है। तो बीजेपी का भी अपना एक गणित है यहाँ पर, लेकिन चूंकि ये झारखंड से सटा हुआ इलाका है तो यहाँ JMM का भी प्रभाव दिखता है। और खास करके अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़े तो, क्योंकि M+Y तो ये है ही, माई प्लस ST कीजिए तो ये जीत की गारंटी हो सकती है, ऐसा दिखता है। और यही वजह है कि कटोरिया जो है उन गिने चुने सीटों में है जिन 12 सीटों की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है कि जिसपे वो चुनाव लड़ना चाहता है बिहार में, और महागठबंधन से इन सीटों पर दावा भी करता हुआ दिखता है। और आप देखिएगा, जब हम आगे आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि JMM जो है अगर ST वोट को अपने पाले में कर ले तो परिणाम पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। तो देखिए, यहां पर अब तक कुल 18 चुनाव हो चुके हैं। 1957 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था। इससे पहले 1952 में जो चुनाव हुआ था वो बेलहर सह कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के नाम से हुआ था। अगर आप अकेले कटोरिया की बात कीजिए तो 1957 में पहला चुनाव हुआ। 1957 से 1962 तक अगर आप देखिए तो ये ST आरक्षित सीट जो है वो थी, लेकिन 1967 से ये सीट सामान्य सीट हो गई और ये सामान्य सीट रही 2005 तक। फिर जो है 2008-9 में परिसीमन हुआ, उसके बाद कटोरिया जो है फिर से एक बार ST आरक्षित सीट के रूप में आ गया। अगर आप यहां पर पार्टियों की बात करें तो शुरुआती सालों में जैसे कि अन्य जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर दिखता है कि कांग्रेस का जो बोलबाला रहा है वो यहां पर भी आपको दिखेगा। आप ये भी देखते हैं कि जो शुरू में यहां पर चुनाव हुए थे तो वहां कांग्रेस को वरीयता थी। 57, 61, 62 तीन चुनाव में 2 बार कांग्रेस जीतने में सफल रही। फिर जब आप इसे आगे जाकर देखते हैं तो 1995 से यहां पर सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा जो है वो दिखने लगता है। जो 8 चुनाव हुए हैं उसमें 6 बार सोशलिस्ट पार्टियां ही जीतने में कामयाब हुई हैं और बीजेपी को 2 अवसरों पर जीत मिली है। और बीजेपी को जो जीत मिली है ये भी दिलचस्प है कि जब कटोरिया दोबारा से ST आरक्षित सीट के रूप में आया, मतलब कि 2010 में ST आरक्षित सीट के रूप में जब यहां पर फिर से दोबारा चुनाव हुआ तो 2010 से 2020 तक में जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 2 बार सफलता मिली है। कैसे मिली, क्यों मिली, हम उस पर चर्चा करें तो जो 18 चुनाव हुए हैं कांग्रेस को 6 बार यहां से कामयाबी मिली, आरजेडी यहां से 3 बार जीतने में सफल रहा, बीजेपी जनता दल 2-2 अवसरों पर इस सीट को निकालने में कामयाब रहा, LJP, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय भी यहां से 1-1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। सुरेश प्रसाद यादव सर्वाधिक सफल प्रत्याशी हैं यहां के, 3 बार उन्होंने कटोरिया का प्रतिनिधित्व किया, जबकि जो अभी वर्तमान सांसद हैं बांका के गिरधारी यादव वो भी जो है कटोरिया से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब अगर हम यहां
पर आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि क्या कुछ हुआ है, तो देखिए 2010 से हम शुरू करते हैं, जब ये सीट दोबारा से एसटी आरक्षित सीट की शक्ल में आया था। सोनेलाल हेम्ब्रम बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको आए 32,332 वोट, मतलब कि लगभग 38% वोट। सुखलाल बेसरा आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको आए 23,569 वोट, मतलब कि 27.67% वोट। तीसरे स्थान पर रहे सुरेंद्र लाल हेम्ब्रम, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, 10,823 वोट, मतलब कि 12.7% वोट। और जो जेएमएम के प्रत्याशी थे वो 2010 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, मंगल हेम्ब्रम, 2,471 वोट उनको आए, लगभग 3% वोट, और वो 7वें स्थान पर रहे। तो जेएमएम का प्रदर्शन यहां अच्छा नहीं रहा। परिणाम क्या आया कि बीजेपी के सोनेलाल हेम्ब्रम जो हैं वो 8,763 वोटों से चुनाव जीत गए। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था, तो जेडीयू को यह सीट नहीं गई, आरजेडी ने यह सीट अपने पास ही लड़ने के लिए रख लिया और बीजेपी ने जो है यहां से अपना उम्मीदवार दिया। इस बार सोनेलाल हेम्ब्रम की बहू डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जो है वो चुनावी मैदान में उतरी। यहां पर क्या दिखता है कि डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को 44,423 वोट आते हैं, मतलब लगभग 33.5% वोट। आरजेडी से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम चुनाव लड़ रही थी, उनको आए 54,760 वोट, मतलब कि 41.35% वोट। और जेएमएम की एंजेला हांसदा तीसरे स्थान पर रही, उनको आए 17,481 वोट, मतलब कि 13.21% वोट। तो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, जेएमएम का प्रदर्शन बेहतर हुआ। परिणाम क्या आया? आरजेडी को जीत मिली और यहां पर स्वीटी सीमा हेम्ब्रम 10,337 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। अब इसके बाद हम 2020 में आते हैं। जेडीयू जो है वो एनडीए फोल्डर में आ चुका था, लेकिन इस सीट पर लड़ने का फैसला बीजेपी ने ही लिया। आरजेडी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग एमएलए स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को ही टिकट दिया और जेएमएम ने फिर से जो है भरोसा जताया एंजेला हांसदा पे, वो भी जहां चुनावी मैदान पर उतरी और फिर से वो तीसरे स्थान पर रही। लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन 2015 के जैसा नहीं था, मतलब कि इस बार उन्हें आए 3.5% वोट, जबकि पिछली बार 2015 में आए थे 13.21% वोट। तो 9.5-10% का वोट उनका कम हुआ। तो जेएमएम का प्रदर्शन जैसे ही नीचे गया, परिणाम क्या आया? यह सीट बीजेपी को गई। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम चुनाव जीतने में सफल रही, 74,785 वोट, 47% वोट उनको आए। तो आप देखिए जेएमएम का वोट 9-9.5%, 10% कम हुआ, वो शिफ्ट किधर हुआ? टुवर्ड्स बीजेपी। तो वो इस तरफ आया और यही वजह है कि यहां पर डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ के 47% हो गया और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो है वो 68,364 वोट लाती हैं, मतलब कि 43% वोट। तो आप 2015 से तुलना कीजिए तो 2015 में स्वीटी हेम्ब्रम को 41.5% वोट थे, 2020 में उनके वोट बढ़े, लेकिन फिर भी वो हारी। क्यों हारी? क्योंकि जेएमएम का वोट शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स बीजेपी। तो यहां पर जेएमएम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में यहां पर है। अगर जेएमएम यहां कमजोर रहा, अगर उसने चुनाव नहीं लड़ा, या अगर यहां पर बीजेपी आरजेडी के बीच भी मुकाबला होता है, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए अगर जो आपको ट्राइबल वोटर्स है उनको लगता है कि जेएमएम मुकाबले में नहीं है, तो वो जो है अपने वोट जो है बीजेपी की तरफ कास्ट कर देता है। ये चीज हमने 2020 में भी देखी और 2010 में भी देखी। आंकड़े कम से कम हमें यही बता रहे हैं। अब
2025 में क्या होगा, इसलिए ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अब इस सीट पर कौन कौन दावेदार हैं इसको देखिए। क्या 2025 में बीजेपी एक बार फिर से कटोरिया में कमल खिलाएगा, या इस बार जो है आरजेडी का लालटेन जलेगा, या जेएमएम यहां पर महागठबंधन से सीट के लिए दावा कर रहा है। तो अब देखना है, चूंकि देखिए आरजेडी ने जो बातें कही हैं, जो बीच में रांची में निकलकर सामने भी आई कि आरजेडी अपने कोटे से सीट जो है वो जेएमएम को देगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगा। तो अब कटोरिया सीट आरजेडी जो है वो जेएमएम को देता है या नहीं देता है, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि यहां पर कई दावेदार हैं, लेकिन यहां पर मुकाबला आप देखिए तो डॉक्टर निकी हेम्ब्रम और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम के बीच ही पिछले 2 चुनाव से हो रहा है। तो दोनों स्वाभाविक दावेदार हैं बीजेपी से और आरजेडी से क्रमशः। अब और भी कुछ प्रत्याशी हैं, अगर हम उनकी बात करें, सलोमी मुर्मू हैं, वो जो है वो कहती हैं कि मंदार हिल कॉरिडोर का निर्माण करवाएंगी। एक और हैं बीजेपी से संभावित प्रत्याशी सुचित्रा गोंड हैं, वो लगातार जो है जनसंपर्क कर रही हैं, उनकी भी कोशिश है। एक सुशीला हेम्ब्रम है, उनकी भी चाहत है कि वो यहां से चुनाव लड़ें। किस पार्टी से लड़ेंगी ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। और ये भी देखना होगा कि अगर जेएमएम को ये सीट जाती है तो जेएमएम किसे उम्मीदवार बनाता है। क्या एक बार फिर से एंजेला हांसदा ही उनकी उम्मीदवार होंगी, या फिर जो कि कई बार देखने में आया है कि जब बड़ी पार्टी किसी और सहयोगी पार्टी को सीट देती है तो सीट उसे देती है, कैंडिडेट अपना देती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो कटोरिया पर जो है सबकी नजर जो है वो लगी हुई है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझें और समझें कि ये किस तरह का है, तो जो एक अनुमान है, मैं बराबर कहता हूं ये एक अनुमानित आंकड़ा है। यहां एससी जो हैं वो 9.18% हैं, अनुसूचित जाति 9.18% और अनुसूचित जनजाति 12.08% हैं। और इसलिए जो है ये आपको ऐसे फैक्टर बनते हैं एसटी वोटर्स जो चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। वो जिस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो है उसका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। और इसलिए यहां जेएमएम का दावा बनता है, क्योंकि यहां हेम्ब्रम, हांसदा, मुर्मू, मरांडी, सोरेन, किस्कू, उरांव जैसी जनजातियां हैं, तो जिसका लाभ जो है वो जेएमएम को मिल सकता है। और इसलिए जेएमएम इस सीट पर जो है वो दावा कर रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम यहां 11.1% है वोटर्स और यादव 30 से 31%। तो जो एमवाई का जो हिस्सा है वो 41 से 42% के आसपास जो है वो पहुंच जाता है। जबकि अगर आप देखिए तो सामान्य जाति मुश्किल से 9 से 10%, राजपूत 2-3%, भूमिहार 3-4% और ब्राह्मण 4-5%। तो ये 9 से 10% आपको सामान्य जाति के वोटर्स दिखेंगे। कोयरी कुर्मी 3.5 से 4%, वैश्य यहां पर अच्छी संख्या में हैं 10-10.5% के आसपास। तो 22 से 24% का आंकड़ा जो है वो एनडीए के परंपरागत वोटर्स का ही पहुंचता है, इतने तक ही पहुंचता है। लेकिन यहां पर अदर ओबीसी, ईबीसी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं 13-14% के आसपास, जिसमें अगर आप देखिए तो जो मंडल सरनेम है वही 6.3% के आसपास जो है वो आंकड़ा पहुंचता है। तो समीकरण महागठबंधन को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन अगर यहां पर जेएमएम कैंडिडेट अपना देता है तो यह सीट जो है वो महागठबंधन की झोली में डाल सकता है और फिर एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ एनडीए चाहेगा कि यहां पर जेएमएम कमजोर रहे ताकि जो उसके वोट हैं, चूंकि ट्राइबल वोटर्स बीजेपी को कटोरिया में वोट करते हैं, तो उनके वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। तो यह देखना है कि आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन कटोरिया में होता है या नहीं होता है, उस पर बहुत महत्व डिपेंड करेगा। और एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है आसिया जी, तेजस्वी यादव ने वहां पर जो एक माई बहन योजना की बात कही है। अगर जेएमएम चुनाव लड़ता है कुछ सीट
सीटों पर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जाते हैं और जब वो झारखंड के मैया सम्मान योजना की वहां बात करेंगे तो वो जो आपको माई बहन सम्मान निधि है या जो योजना की बात है उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। तो ये चीज जो है वो कटोरिया में जो है वो दिखता है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा क्योंकि बीजेपी का अपना गणित है, उसके परंपरागत वोटर्स जो हैं 22 से 24% हैं, लेकिन जो अदर्स ओबीसी ईबीसी हैं 13 से 14% उसको वो अपने साथ जोड़ता है और अगर ट्राइबल वोटर्स उसके साथ जाते हैं तो फिर उसका आंकड़ा 45% से ऊपर पहुंचता है, जैसा कि पिछली बार 2020 में हुआ जब जो है आपको निक्की हेम्ब्रम को 47% वोट आए। तो एक कांटे का मुकाबला कटोरिया में है। यहां पर चाल जो चलनी है सियासी बिसात पर वो बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, किसी की एक चूक जो है उसको भारी पड़ सकती है। तो देखिए ये कटोरिया की जंग इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। आरक्षित ये सीट है और जेएमएम अगर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरता है इस बार महागठबंधन के जरिए तो कैंडिडेट कौन होगा इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये सीट बेहद दिलचस्प होने वाली है।